तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल डेली करंट अफेयर एनालिसिस में, जिसमें यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, उनकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर का जितना भी पोर्शन है डेली बेस पे, वो अच्छे से प्रिपेयर हो सके। इसलिए हम द हिंदू न्यूज़पेपर की हिंदी में एनालिसिस करते हैं, ताकि जो भी बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें करंट के जो भी टॉपिक है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से प्रिपेयर हो सके। हम डेली करंट अफेयर एनालिसिस में इंफॉर्मेशन की जो डिटेल है, उन डिटेल में चर्चा करते हैं उनके हिस्टोरिकल पॉइंट की, ताकि जो भी कोई टॉपिक आया है, तो इससे पहले हिस्टोरिकल उसके भी कोई बैकग्राउंड रहता है, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। साथ ही हम जो भी पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करते हैं, पॉलिटिकल न्यूज को छोड़ के, जो एग्जाम के काम के नहीं है टॉपिक, उनको छोड़ के, जहाँ से क्वेश्चन आने की थोड़ी भी संभावना है, उन सारे टॉपिकों की चर्चा करते हैं। और मैं इसमें आपसे डिस्कस करता हूँ कि जीएस के किस पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, या किस प्रकार से पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, मेंस में, उसकी हम चर्चा करते हैं। और मैं आपसे क्वेश्चन भी करता हूँ बेसिक्स से जुड़े, जिसमें जैसे कि कोई जीएस से या एनसीईआरटी से कोई स्टैटिक पोर्शन हो जो करंट के साथ लिंक हो, तो उसका भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ताकि जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी करंट की प्रिपरेशन कैसी है, और जो स्टैटिक पोर्शन है एनसीईआरटी और जनरल स्टडी का, उनकी प्रिपरेशन कैसी है, वो पता चल सके। जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए, यदि आप द हिंदू की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल है आईएएस लाइफस्टाइल, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल के टॉप पे एक लिंक पिन की गई हुई है, तो उस पिन लिंक से आप द हिंदू की ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो वो भी मैं बता देता हूँ, काफी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और यूपीएससी सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें। तो इसी डेली करंट अफेयर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है यूपीएससी का सिलेबस के लिए, और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके हमारी वेबसाइट है www.ieslifestyle.com। आप वहां पे जाके भी खुद से भी वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ स्वरूप में। तो आज की 19 अगस्त द हिंदू एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट पेज पे न्यूज आई है, न्यूज आई है पीएम केयर फंड के लिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, तो इसीलिए अपने लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। डिस्कस करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उनका आधार क्या है। तो जैसे कि आपको पता होगा, जैसे ही कोरोना वायरस लॉकडाउन पेंडेमिक चला, तो हमारे जो माननीय बड़ा प्रधान है, उन्होंने देश को संबोधन करते हुए कहा था कि भाई, आप में से कोई भी वॉलंटरी अपनी इच्छा से, यदि ये कोरोना लॉकडाउन के अंदर जितने भी लोग को जो हॉस्पिटल सुविधा चाहिए, या जो खाने पीने की सुविधा चाहिए, या तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी कोई खर्च या इत्यादि के लिए कोई डोनेट करना चाहता है, तो कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने पीएम केयर फंड अनाउंस किया था, जिसमें वॉलेंटरी सभी भारतीय उसमें डोनेट कर सकते थे, ठीक है। और उसमें डोनेशन किया था। तो जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म हुआ, तब आरटीआई के थ्रू, राइट टू इंफॉर्मेशन के एक्ट के अंदर, जो पीएम केयर फंड है, उसमें कितना फंड आया है और उसका क्या इस्तेमाल किया जा जा रहा है, उसके लिए क्या किया गया, इंफॉर्मेशन मांगी गई थी। लेकिन जैसे कि आपको पता होगा, ये पीएम केयर फंड आता है पीएमओ डिपार्टमेंट के अंदर, यानी उसके चेयरपर्सन रहेंगे हमारे प्रधानमंत्री, जो कि बड़ा प्रधान जी, फिर हमारे गृह मंत्री रहेंगे, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये जो फंड है वो पीएमओ के अंदर आता है, पब्लिक फंड के अंदर आता नहीं है, ठीक है। तो इसकी इंफॉर्मेशन शेयर करना जरूरी नहीं है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू। तो इस बात को लेके काफी चर्चा चली थी। सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि ये जो गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये उसी पे ही सवालिया खड़ा कर सकते हैं। और उसी टाइम पे जो बड़ी बात थी, जो पता थी कि भाई 5 दिनों के अंदर ही इसमें 3,000 करोड़ रुपए का डोनेशन आया है, 5 दिनों के अंदर। और ये मुहिम काफी टाइम तक चली थी।
तो वहां पे फंड कितना आया है और उसका इस्तेमाल क्या होने वाला था। यानी उसके आर्गुमेंट ये किया जा रहा था कि पब्लिक ने ही जिस पैसे को डोनेट किया है तो उनको इन्फॉर्मेशन तो देनी चाहिए ना कि ये फंड, आपने ये जो पैसा आया वो इस्तेमाल कहाँ किया है। तो इस पे काफी बहस छिड़ गई। जब पीएम केयर फंड की इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं की गई यानी बताई नहीं गई तो ये प्रॉब्लम चली गई सुप्रीम कोर्ट में, याचिका में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है कि ये जो पीएम केयर फंड है, ठीक है, पहले मैं इसका बेसिक्स प्रिपरेशन में आपको एक बता देता हूँ। पीएम केयर फंड है, उसका फुल फॉर्म क्या है वो आपको वीडियो की कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। दूसरी चीज, इससे जुड़े, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको पता हो वो भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करने हैं, ताकि जब भी मैं ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करूं तो आप क्वेश्चन और आंसर दोनों आपके पास हो तो समझने में आपको आसानी हो। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है कि भाई ये जो पीएम केयर फंड है, बराबर, उसका ऑडिट करने की जरूरत नहीं है प्राइवेट ऑडिट और केक के द्वारा, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आता है पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट के अंदर, यानी पब्लिक को कोई फोर्सफुली नहीं कहा गया था कि भाई आपको मिनिमम 10 रुपये, 100 रुपये या 1000 रुपये भरना ही है। पब्लिक ने वॉलेंटरी भरा है और ये ट्रस्ट के अंदर आता है, तो इसका केक के द्वारा ऑडिट करना नेसेसरी नहीं है। दूसरी आर्ग्यूमेंट दी गई थी कि मान के चलो ये जैसे पेंडेमिक कंडीशन है, ठीक है, जो डिजास्टर हम गिन सकते हैं, जिसके अंडर हम देखें तो एक काम करता है अपने इंडियन जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 के अंदर। तो इसमें क्या कहा गया था कि इसको आप डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के अंदर गिनते हैं तो आपको इसको, जो एनडीआरएफ है, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड की जिसकी जो टीम रहेगी, टीम में कौन कौन रहेगा, टीम में रहेंगे जैसे कहीं पे भी बाढ़ आती है, कहीं पे कोई भूकंप आता है, तो जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होगी, ठीक है, वो पहुंच जाएगी वहां पे। और स्टेट की भी खुद की रहती है तो वो भी वहां पे पहुंच जाएगी। तो आप ये फंड को उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ये जो दोनों इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो दोनों डिफरेंट एंटिटी है। यदि आप चाहो तो सेपरेटली एनडीआरएफ में आप फंड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट ट्रांसफर जो ये फंड है उसका हो नहीं सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जो डिसीजन थे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, जो आपको पता होने चाहिए। उसका आधार क्या है वो भी मैंने आपको बताया कि ये जो फंड था वो चैरिटी के थ्रू मंगवाया गया है ट्रस्ट के नाम पे, कि आप वॉलेंटरी जो देना चाहते हो वो देना है। और जिन जिन लोगों ने वॉलेंटरी दिया है तो उनके पास, ठीक है, उनका पैसा गया है, वो जो गवर्नमेंट है ऐसे डिजास्टर जो रहेंगे, पेंडेमिक जो रहेंगी, वो तो उसमें खर्च करेंगे। तो यही सारी बातें यहाँ पे बताई गई है कि ये जो फंड है, ठीक है, वो पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट के अंदर है, तो उसका ऑडिटिंग नहीं हो सकता है कंट्रोलर द्वारा और ऑडिटर, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल द्वारा या प्राइवेट किसी ऑडिटर के द्वारा। मान लीजिए कि एक सरकारी पर्सन है तो उनके पास और भी काम रहेंगे तो इस काम को लिए उनको ना दे तो कोई प्राइवेट भी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मना किया गया है। दूसरी चीज जो बात की गई है कि वो है कि भाई इस फंड को आप डायरेक्टली एनडीआरएफ में डोनेट ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ठीक है, यही चीज की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं हो सकता है। दूसरा, अगर आपको करना भी है तो आप सेल्फली, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्सिव फंड है वहां पे आप सेल्फ भी कर सकते हो और यहाँ पे ऑडिट नहीं कर सकते का ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। और बाकी अभी जो सेक्शन पे एक काम कर रहा है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स के, वो है सेक्शन 12। अभी सेक्शन के लिए भी जो बात करें तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई जो सेक्शन की बात होती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर रहेगी, ठीक है। तो यही सारी इंफॉर्मेशन थी, मेन न्यूज में आई थी। अभी क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी जैसे न्यूज ही आई है, क्योंकि अभी क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। फिर क्या होगा, जैसे ही इसकी इन डिटेल इंफॉर्मेशन आएगी जिसमें हम और डिटेल बारीकी से इसकी चर्चा करेंगे, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको फिर से शेयर करेंगे। एडिटोरियल आएगा इसके ऊपर कि भाई कौन से फंड को आप मॉनिटर कर सकते हो और कौन से फंड को आप मॉनिटर नहीं कर सकते हो, ठीक है। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें देखिए
तीन चीजें आ सकती है। कौन सी? तो सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट का रोल, ठीक है। दूसरा आता है काग, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल का रोल। तो मान के चलिए उनका भी रोल क्या है वो भी आपको स्पेसिफाई कर लेना है। ये कैसे पोर्शन है कि न्यूज में कोई भी न्यूज आए तो उसमें क्या करना है, प्रीलिम्स में उसमें स्टेटमेंट भी आ सकते हैं ताकि आपको पता हो कि ना हो। जैसे ये तीनों स्टेटमेंट उठा के यहाँ पे रख दे, पहला ये स्टेटमेंट लिखे, दूसरा ये स्टेटमेंट लिखे और तीसरा ये स्टेटमेंट लिखे। और यहाँ पे ऐसा लिख दे कि भाई जो पीएम केयर फंड में पैसा आया था वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से एनडीआरएफ को भेजा जा सकता है। दूसरा, जो पीएम केयर फंड है वो काग ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपको पूछ ले तीन सेंटेंस में से कि भाई फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको पता होने चाहिए यदि आपने ये सारी इंफॉर्मेशन देखी है तो। इसी प्रकार से करंट से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी बनते हैं और सीधा सीधा यही सारी लाइन उठा के यानी हेडलाइन उठा के ही मेंस में क्वेश्चन दे देते हैं कई बार, जो काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। जैसे हम 2 दिनों से चर्चा कर रहे थे, ये अपने जो प्रशांत भूषण जी का केस है, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर, तो उसमें से भी सीधा सीधा क्वेश्चन मेंस में आ सकता है, ताकि आपको करंट से स्टैटिक और बाकी सारे पोर्शन प्रिपेयर करने हैं। अभी बात करते हैं हम आगे, जो अपनी एडिटोरियल है जिसमें इन डिटेल डिस्कशन करते हैं हम जो भी कोई इश्यू आता है उसके ऊपर। तो अभी जैसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप का ये टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप का ये टॉपिक है, तो इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए ये नेपाल के राइटर के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें जो पॉइंट है, ठीक है, ज्यादातर आर्ग्यूमेंट टाइप है। हमें आर्ग्यूमेंट टाइप पॉइंट ज्यादा उपयोगी नहीं रहते। हमारा काम रहता है जो हमारे लिए कॉन्क्रीट या कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट है या क्रिटिसिज्म है कि जो एग्जाम से पूछ सकते हैं या तो पूछे तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, वही अपना काम का रहता है। तो उसकी ही चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। यदि आपके पास टाइम है तो आप इसको इन डिटेल पढ़ सकते हैं। जिसे इसमें महत्वपूर्ण में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो 3 पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका डिस्कशन मैं आपके साथ कर लेता हूं, ठीक है। सबसे पहली जो बात थी जो आपको पता होनी चाहिए तो वो है अपना जो धारचूला वाला एरिया है। तो धारचूला एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट है, धारचूला डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का, और वहां पे जो प्रॉब्लम चल रहा है वो लिपुलेख पास को लेके चल रहा है, कि जिसमें जो काला पानी एरिया है, ठीक है, जो काली रिवर के बगल में है, तो वो एरिया जो नेपाल है वो खुद अपने में क्लेम कर रहा है, ठीक है। तो उसका बेस क्या है? तो उसका बेस है जो सौगली ट्रीटी हुई थी, ठीक है, सौगली ट्रीटी हुई थी। तो सौगली ट्रीटी में जो पार्टीशन था, तो पार्टीशन में क्या आधार रखा गया था? पार्टीशन में आधार रखा गया था काली रिवर, के काली रिवर के जो वेस्ट साइड में है वो है इंडिया का एरिया जो कि हमारे उत्तराखंड में पड़ता है, और जो है इस साइड का एरिया वो नेपाल में पड़ता है। लेकिन अभी उस बात को हो गए 205 साल, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस बात को हो गए 205 साल। अभी रिवर की हम बात करें, आप जियोग्राफी का टॉपिक प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको यही बात पता चल जाएगी कि जो रिवर है वो क्या करती है, वो अपना जो बहाव है, जो अपना वे है, वो चेंज करती रहती है। ऐसा फिक्स तो नहीं रहेगा कि आज वो जिस रास्ते से गुजर रही है उसी रास्ते पे वो कंटिन्यू बहती रहेगी। अब 205 साल के बाद काली रिवर का भी जो एरिया था, ठीक है, जब ये अंग्रेजों ने साउगली ट्रीटी हुई थी नेपाल के लोगों में, वहां पे तब थी राजाशाही थी और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, ठीक है, और उसमें आधार रखा गया था बाउंड्री का काली रिवर। तो काली रिवर का जो आधार रखा गया था, तो उसी आधार पे वहां पे क्या हुआ था, उस एरिया का पार्टीशन हुआ था। लेकिन अभी जो नया मैप नेपाल ने रखा था उसमें उसने जो काली रिवर के बाहर वाला जो अपना लिपुले वाला एरिया था जहां पे इंडिया ने रोड डेवलप किया था, कि जो अपने मानसरोवर वाले यात्री है, ठीक है, उनके लिए एक पासेज तैयार किया था कि ताकि क्या हो कि उनको पूरा घूम के ना जाना पड़े। जबकि वो एरिया इंडिया में ही था, तो इंडिया ने वहां पे जो बीआरओ है, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा रोड बनाने का काम शुरू किया था, जिससे क्या था कि वहां पे ट्रैवलिंग का जो डिस्टेंस था वो भी कम होता था। और सबसे महत्वपूर्ण था कि वो है कि डिस्टेंस तो कम होता ही था, लेकिन डिस्टेंस के साथ साथ वहां पे जो कनेक्टिविटी थी वो बढ़ जाती थी। कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी भी रोड में रुकावट ज्यादा हो
तो मानसरोवर यात्रा में इसी रुकावट की वजह से लोग जाते नहीं थे, या तो पैदल जाते थे उस रास्ते से, फिर वहां पे पहुंच के फिर बाय रोड जाते थे। तो वो सारा कनेक्टिविटी खत्म करने के लिए ये रोड का पॉइंट चल रहा था। दूसरा, ये अपना मैप वाला इश्यू, चाइना से भी आप लिंक कर सकते हैं। चाइना ने भी अपने मैप बनाया जिसमें काफी सारे इंडिया के पार्ट को अपना बताया। सेम रिपीट किया चाइना के इन्फ्लुएंस के अंदर नेपाल ने भी ये जो काला पानी एरिया है वो भी अपने मैप में दिखाया। फिर पाकिस्तान का भी आपको पता है। तो ये सारा क्या है, ये है चाइना का इन्फ्लुएंस किसके ऊपर, नेपाल के ऊपर। दूसरी चीज क्या यहाँ पे डिस्कशन की गई है कि वहां पे नेपाल की जो ओली गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अपना कार्य ठीक से नहीं कर रही है और पब्लिक में क्या असंतोष फैल रहा है। तो उस असंतोष को डाइवर्ट करने के लिए वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है, वो जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको कहाँ पे लेके जा रहे हैं, उसको इंडिया की तरफ लेके जा रहे हैं कि भाई इंडिया ने हमारा ये एरिया ले लिया था। और ये पूरा जो सौगलिटी वाला मुद्दा है वो मैंने आपको मैप में डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, तो वो टॉपिक एक अलग से सौगलिटी करके ही समझ लेंगे, ताकि इन फ्यूचर भी कभी इसका जिक्र हो, सौगलिटी का जिक्र हो, तो आप पूरा वो मैप बेस्ड पूरा एनालिसिस देख सके, ताकि जो बच्चे नए भी जुड़े हैं उनको भी पता चल जाए कि सौगलिटी में, जिसमें मैंने पूरा इतिहास डिस्कशन किया था कि पहले कैसे वहाँ के जो राजा थे उनके साथ युद्ध हुआ था, फिर ट्रीटी की गई और जो एरिया है वो उनको बांटा गया, फिर उनसे एरिया शेयर किया गया, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन एक साथ हो सके। अब दो बात तो ये होगी, अब तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है ये जो, ऐसा नहीं है एक एक ही डिस्प्यूट है, दूसरा डिस्प्यूट है सुस्ता डिस्प्यूट। ऐसा ही एक था कि जो गंडक रिवर है उसके जो ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, तो वहां से पूरा एरिया किस में रखा गया था, वो एरिया रखा गया था इंडिया के अंदर। अब गंडक रिवर क्या कर रही है, गंडक रिवर अपना जो बहाव है वो चल रहा है, वो किसके साइड, वो चल रहा है वेस्ट साइड, जो सुस्ता रिवर के पास है वहां पे। तो अभी वो क्या कर रहे हैं कि भाई वो ऐसा कर रहे हैं कि भाई गंडक रिवर को बेस बनाया गया था। अब गंडक रिवर ने अपना जो बहाव है, ठीक है, जैसे पहले मान लीजिए गंडक रिवर ऐसे बह रही थी यहाँ से यहाँ, फिर वो अपना रास्ता चेंज करके यहाँ से यहाँ बह रही है, ठीक है। तो अभी वो क्या बोल रहे हैं कि अभी पहले तो ये था, अभी वो यहाँ से बह रही है, यानी ये पूरा एरिया क्या है, ये पूरा हमारा एरिया है। यानी इसको बोलते हैं सुस्ता डिस्प्यूट, ठीक है। आपको देखिए रिवर के में जो भी न्यूज में रिवर आती है उस रिवर का पूरा इंफॉर्मेशन आपको देख लेना है, ताकि एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से लिख सके। या तो आपको सिर्फ आइडिया भी हो तब भी आप इंट्रोडक्शन और बॉडी के कुछ पार्ट लिख सके, और बाकी आपको कंक्लूजन में बताना है डिस्प्यूट क्या है, ठीक है। यदि आपको पूरा ही ना पता हो तो आपको लिखने में भी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए करंट के टॉपिक को देखते रहिए, ताकि क्या हो कि भाई अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई जैसे सुस्ता गंडक जो डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल का, आपको पता नहीं है तो गूगल करके भी उसके जो मेन मेन 5 पॉइंट है वो पढ़ सकते हैं, या तो उसको आप लिख के रख सकते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आपसे पूछे तब भी आप लिख सकते हैं। जियोग्राफी में एक क्वेश्चन आ जाए सीधा सीधा, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इंटरनेशनल जो कंट्रीज है उनके बीच में, तो आप वो आंसर भी लिख सके और उसमें एग्जाम्पल भी लिख सके, ठीक है। तो इसका यही रोल है करंट का कि आप कैसे प्रिपेयर करते हो। तो ये सारी जो जरूरी बातें थी इंडिया और नेपाल के डिस्प्यूट को लेके, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। इसके अलावा भी बाकी सारे पॉइंट दिए गए हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं। और बाकी कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ये फिर है पॉलिटिक बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा पूरा क्या है साउथ के पॉलिटिकल जो चल रहा है उसके बारे में लिखा गया है। यहाँ से फिर आगे बात करते हैं। तो अभी ये मुद्दा आया है ग्रीस और टर्की के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए। तो यहाँ पे बात किया गया है जो गैस रिसोर्सेस है उसको लेके, मेडिटेरियन सी और पासिस को लेके इन डिटेल। तो पूरा यूरोपियन यूनियन और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन है वहां पे कैसे, जो ग्रीस है, ठीक है, ग्रीस है और टर्की है, तो उसके बीच में डिस्प्यूट क्या है उसके लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो मैं बता देता हूँ कि डिस्प्यूट तो है, लेकिन डिस्प्यूट का रीजन क्या है। तो डिस्प्यूट के रीजन में आपको हिस्टोरिकल पॉइंट में बता देता हूँ, बाकी ये सारी इंफॉर्मेशन ही है। इसके ऊपर काफी सारे अपडेट आएंगे जब तक यूपीएससी मेंस एग्जाम कंडक्ट करेगा,
या प्रीलिम कंडक्ट करेगा, तब तक ये पूरी सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी। तो इसमें जैसे आपको करना क्या है, हिस्टोरिकल पॉइंट तो मैं आपको बता दूंगा कि जो ग्रीस और टर्की है, तो इसमें डिस्प्यूट क्या है, उसका रीजन क्या है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो रिसोर्सेस है यूरोपियन यूनियन को लेके, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो यहाँ पे दिया गया है, और इसमें कितनी कंट्री इन्वॉल्व है। ठीक है, तो साइप्रस, इजिप्ट, ग्रीस, इसराइल, इटली, जॉर्डन, पैलेस्टाइन, ठीक है, टर्की, ये सभी इन्वॉल्व है। तो इसको आपको क्या देखना है, वर्ल्ड मैप के अंदर इन सभी का एरिया देख लेना है। हालांकि मेडिटेरियन सी से ऑलरेडी क्वेश्चन आ गए हैं कि यहाँ इसमें से कौन कौन से देश है जिसकी बाउंड्री मेडिटेरियन सी को छूती है, और ऐसे भी क्वेश्चन आ गए हैं कि निम्न में से दिए हुए कौन से देश की बाउंड्री मेडिटेरियन सी को नहीं छूती है। ठीक है, तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखने में आसानी हो। जो करंट बेस्ड टॉपिक आते हैं तो वो आपसे पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में भी, और मेंस में तो सीधा क्वेश्चन ही आ जाएगा मेडिटेरियन सी के डिस्प्यूट को लेके। तो मैं आपको जो ग्रीस और टर्की है उसके बीच के डिस्प्यूट का जो हाईलाइट है वही आपको हिस्टोरिकल पॉइंट में बता देता हूँ कि जैसे पहले क्या था, ओटोमन एम्पायर था, दोनों ओटोमन एम्पायर में ही थे, ग्रीस और टर्की। फिर क्या हुआ, वो दोनों आजाद हुए, और आजाद होने के बाद अभी क्या हुआ, जो आपको पता होगा, ग्रीस में जो क्रिश्चियन है वो ज्यादा है कंपेरेटिवली, वहां पे मेजोरिटी में, और टर्कीज में जो मुस्लिम है, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी वो ज्यादा है। तो तब जब पार्टीशन हुआ था तो काफी सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो ग्रीस से टर्की आए थे, और सेम टर्की से जो लोग थे क्रिश्चियन वो ग्रीस गए थे। अभी कंटिन्यू डिस्कशन में हमने हाजिया सोफिया की बात की थी। अभी जब हमने हाजिया सोफिया की बात की थी, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी। पहली थी हाजिया सोफिया के अंदर, तो वो है अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, वो है क्या है, अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हाजिया सोफिया। यदि आपने वो टॉपिक प्रिपेयर नहीं किया है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो आप देख सकते हैं अपने प्रीवियस करंट अफेयर एनालिसिस। तो हाजिया सोफिया सबसे पहले वहां पे थी, चर्च थी, ठीक है। फिर चर्च को कन्वर्ट किया गया म्यूजियम, चर्च को फिर कन्वर्ट किया गया था पहले मस्जिद में, क्रम देखना। फिर ये दोनों सेपरेशन हुआ, और प्रॉब्लम ना हो इस बिल्डिंग को लेके, हाजिया सोफिया की बिल्डिंग को लेके, तो उसको फिर से म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया, ताकि ना वो चर्च रहे ना वो मस्जिद रहे। फिर वो म्यूजियम ही चलता रहा। फिर अभी फिर से वो डिस्प्यूट में आया, क्योंकि वही म्यूजियम को अभी क्या कर रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका विरोध करने के लिए जो ग्रीस के जो क्रिश्चियन थे, तो उस टाइम पे जब ये किया गया था, ठीक है, उनको फिर से मस्जिद कंसिडर किया गया था, तो उनको प्रोटेस्ट किया गया था। प्रोटेस्ट में किसी पे मारामारी नहीं हुई थी, वायोलेशन नहीं हुआ था। जो चर्च के बेल होते हैं जो काफी सारे ओकेशन में बजाए जाते थे, सेम टाइम पे सभी चर्च के जो ग्रीस के चर्च थे वहां पे वो बेल बजाया गया और उनका विरोध किया गया। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि भाई बॉर्डर बॉर्डर शेयरिंग में दो देश के बीच में जो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका डिस्प्यूट बढ़ता है। अभी ये रिलीजियस बेस था, ठीक है, पार्टीशन को लेके और राज्य सोफिया को लेके, तो ये बढ़ता गया। इसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ, इसका इन्फ्लुएंस हुआ इंटरनेशनल जो भी कार्य हो रहा था उसमें। ठीक है, तो इसी वजह से इसमें प्रॉब्लम आई, और उन्होंने क्या नहीं कर सके, वो लोग कोऑपरेट ना कर सके यूरोपियन यूनियन में। हालांकि ग्रीस और टर्की है वो नाटो के भी मेंबर है और यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर है, ठीक है, लेकिन जब ये डिस्प्यूट बढ़ता है तो इनकी जो कार्य करने की स्वायत्ता है उस पर सवाल उठता है। अभी हम चर्चा करते हैं जो एम्पावर्ड सर्कल है, इम्पेशन एंड इनजस्टिस, उसके ऊपर। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट टाइप है, आर्ग्यूमेंट टाइप यानी हाइपोथेसिस टाइप। देखिए, ये होता तो ये होगा, और ये होता तो ये होते, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेटिव ज्यादा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट हम कर सके या डिस्कशन कर सके, ऐसा कोई पॉइंट इसमें नहीं है। हालांकि इसमें काफी सारे पॉइंट डिस्कस की गए हैं, तो आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, वरना मैं आपको स्किप करने के लिए बोलूंगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो दो महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं हम। वो है क्रिमिनल जो लॉ है, तो उसके रिफॉर्म के लिए कमेटी बनाई गई है। तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आई है, तो उसकी इंफॉर्मेशन इन डिटेल देख लेते हैं भाई वो क्या इंफॉर्मेशन है। तो जैसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ठीक है, उन्होंने कमेटी बनाई है हमारे जो क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, उनके लिए।
अब क्रिमिनल लॉ हमारे एक ही बना है, जबकि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कि अभी जो लीगल वैक्यूम होता है उनके लिए, लीगल वैक्यूम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई भी अपराध हुआ है, जैसे कि अभी मॉडर्नाइजेशन में बात करें, तो कोई भी साइबर के अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ है, फ्रॉड का कोई प्रॉब्लम हो रहा है या चीटिंग का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जो उसका ऑलरेडी कोई लॉ अवेलेबल नहीं है हमारे क्रिमिनल लॉ में, तो क्या रहेगा, उसको हम एज अ एफआईआर रजिस्टर करवाना हो पुलिस स्टेशन में, तो उसके लिए उसके ऊपर धारा कौन सी लगाएंगे, यानी लॉ तो है नहीं, तो धारा नहीं लगा सकते। तो उस जो भी कोई उसका दोषी पाया गया है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको धारा लगाने के लिए फिर वो जो भी क्राइम है उस क्राइम को सेम कोई किसी लॉ है उस क्राइम में डालना होगा। तो ये क्या कहेंगे कि भाई क्राइम तो हुआ है, ठीक है, लेकिन क्राइम के लिए धारा नहीं है, तो आरोपी को किस एफआईआर या किस धारा के अंदर वो एफआईआर लिखे, ये प्रॉब्लम होगा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लीगल वैक्यूम या क्रिमिनल वैक्यूम, कि जिसमें लॉ ही नहीं है लेकिन ऐसा अपराध हुआ है। तो ऐसी चीजें, और दूसरा कि जैसे कस्टडी वाला हमने केस देखा था कि भाई किसी भी व्यक्ति को अगर हम कस्टडी में डाल लेते हैं, वो आरोपी है कि नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन जिसके ऊपर एफआईआर लिखते हैं और उसको पुलिस स्टेशन में लाके कस्टडी में लाके मारपीट करते हैं, थर्ड डिग्री देते हैं या टॉर्चर करते हैं, तो उसमें भी क्या था, कोई गाइडलाइंस थी नहीं कि भाई आपको कितना टॉर्चर करना है, कैसे टॉर्चर करना है, अब टॉर्चर के अगेंस्ट आप कंप्लेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जब डिस्कशन हुआ था, ठीक है, जो 1890 रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की, तो उसमें भी मैंने आपको बताई गई थी कि वो कमिटी द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दिए गए थे नए क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के अंदर, ठीक है, तब यही बात हुई थी कि भाई इसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी हम जो फॉलो करते हैं इंडियन पिनल कोड, ठीक है, तो आपको बताना है इंडियन पिनल कोड किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था भारत में, तो उसमें रिफॉर्म की बात हो रही है। फिर जैसे जैसे इसमें नए बदलाव आए, नए जो भी क्रिमिनल आए, जैसे मैंने आपको बात किया, तो उसके लिए नए लॉ की आवश्यकता पड़े, तो इसको अच्छे से किया जा सके। तो यहाँ पे काफी सारी आर्गुमेंट दी गई है कि भाई इसके लिए रिफॉर्म के लिए हम जो ड्राफ्ट बनाए, तो उस ड्राफ्ट को हम ओपन पब्लिक रखे, ऑनलाइन रखे कि ना रखे, रखे तो क्या फायदा होगा, नहीं होगा, तो ये सारी बात की डिस्कशन की गई है। हालांकि मैंने आपको जो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म है उसके ऊपर टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए बोला ही था कि ऑलरेडी कितने ऐसे कमिटी है जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है, या तो पब्लिक भी कितनी ऐसी बातें हैं जो पब्लिक ने रिकमेंडेशन की है कि जो चेंजेस होने चाहिए, और इसके लिए कितने केसेस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में आ गए, वो सब आपको देखना है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट है उसमें से दो तीन जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। फिर यहाँ पे बात आई है हाई लेवल कमिटी जो आसामी से है, ठीक है, असम के जो लोग हैं उनके लिए, और इसका ही जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उसके भी एक प्रॉब्लम डिस्कशन किया था, वो था लैंग्वेज को लेके, तब भी हमने इनकी इन डिटेल डिस्कशन की थी। यहाँ पे डिमांड क्या की जा रही है वो आपको देखना है कि जो आसाम स्टूडेंट यूनियन है, ठीक है, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, तो उनके द्वारा आसामीज जो है उनके राइट्स, उनकी आज़ादी, उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो आर्टिकल 19 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, वो फिर जो सोवरेनिटी रहेगी एज ए स्टेट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो वो सारी बातें यहाँ पे दी गई है कि उनके प्रोटेस्ट को काउंटर करने के लिए क्या करना चाहिए, उनके प्रोटेस्ट को काउंटर करने के लिए क्या करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण कि उनका जो भी इश्यू है उसको सुनने के लिए गवर्नमेंट को क्या स्टेप उठाने चाहिए। तो उसके लिए कमेटी का गठन किया गया है कि जो ये आसामीज लोग हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए वो प्रॉब्लम सुने, उसका क्या हो सकता है वो बात सुने। और यहाँ पे इससे पहले ये नहीं है कि अब की बार पहली बार हो रहा है, इससे पहले जो वोहरा कमेटी थी, ठीक है, उन्होंने इसके लिए रिकमेंडेशन ऑलरेडी दिए है, तो उसका भी जिक्र यहाँ किया गया है। देखिए आप कभी भी आसामीज के जो ऑल असम स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट यूनियन है, तो उसकी जो स्ट्राइकिंग आइडियल है उसके लिए ऑलरेडी जो वोहरा कमेटी है उन्होंने भी रिकमेंडेशन दिए थे, तो उनको भी वो कंसिडर करेंगे, तो वो भी बात यहाँ पे बताई गई है, तो वो भी आपको याद रखनी है। और दूसरे बहुत सारे डिस्कशन यहाँ पे दी गई। अगर आप में से भी कोई असम से स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहा है,
तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम अपनी बात करें तो ये जीएस पेपर 2 के लिए यदि आपको इसके लिए क्या-क्या रिफॉर्म किए जा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन करे या तो क्या प्रॉब्लम है हाल ही में, उसके लिए आपको क्वेश्चन करे तो आपको ये सारे आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टिव पॉइंट लिखने में ज़्यादा उपयोगी होंगे। इससे आगे डिस्कशन करें तो जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ये है प्रशांत भूषण जी, जिनको ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर दोषी पाया गया है। ठीक है, जैसे कल इसका शायद इनको क्या सजा होगी वो कल अनाउंस होने वाली है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू महत्व का नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हैं। ये फिर दिया गया है जो पीसी पीएनडीटी है एक्ट में 3 महीने के लिए छूट छाट दी गई है उसके लिए। तो ये पूरा है क्या वो समझ लेते हैं। तो उसकी शुरुआत होती है कि भाई ये है वो है अपने जो बच्चे हैं, यानी जैसे कि बच्चों का सेक्स डिटरमिनेशन करते हैं पहले से ही, यानी लड़का है कि लड़की है, तो वो जो चेक करते हैं उसका जो एक्ट था उसमें क्या रहता था कि जो भी हॉस्पिटल के जिसको आप गायनोलॉजिस्ट को बताते हैं, वहां पे जो सोनोग्राफी होती है, ठीक है, तो उसमें पता चल सकता है कि भाई आपको जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। यदि वो फैमिली लड़की को पसंद नहीं करते हैं वो तो वो एबॉर्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये एक्ट बनाया गया था। तो उसी में क्या बात हुई थी कि आप जो बच्चे का सेक्स है, ठीक है, वो चेक नहीं कर सकते हो, जिसको कहते हैं प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन, यानी लड़का है कि लड़की है। तो इसके लिए ये एक्ट बनाया गया था। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखना है कि जैसे प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीसी पीएनडीटी एक्ट। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक रूल्स बनाया था, इस रूल्स के जो सब क्लॉज है उसमें इन्होंने क्या दिया है, छूट छाट दी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो कोरोना वायरस लॉकडाउन है, ठीक है, तो कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से आप जो भी हॉस्पिटल ये सारे चेकअप करती है, यानी सोनोग्राफी करती है या डायग्नोस करती है, तो उनको डेटा सबमिट करना रहता था इंस्टीट्यूट को, वो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते थे, तो उनको 3 महीने के लिए छूट दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे यही अपोज हो रहा है कि भाई 3 महीने छूट क्यों दी गई? ये तो क्या कर रहे हैं कि आप अपने ही जो एक्ट है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी उसको अवॉइड कर रहे हैं, ताकि इन 3 महीने में जो भी कार्य हो, यानी ये इसको क्राइम बोलते हैं। यदि कोई लॉ है उसका आप वायोलेशन करते हो तो इसको क्राइम गिना जाता है, ठीक है, आप कंप्लेन कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है, होता है, लेकिन छुपे छुपाए, खुलेआम नहीं होता है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए बात की गई थी, तो काउंटर आर्ग्यूमेंट है। खाली मेन चीज है आपको पीसी पीएनडीटी क्या है वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे ये सारी बातें डिस्कस की है। और इससे आगे जो महत्वपूर्ण है उसकी हम चर्चा करें तो एक रिपोर्ट जो आई है जो आपको देखनी चाहिए, उसकी मैं खाली आपसे जिक्र कर लेता हूँ। जैसे पीएम केयर फंड वाली तो हमने बात कर ली है, और आपको पता ही होगा जो प्रशांत भूषण जी का जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, तो उसमें भी हम इन डिटेल चर्चा कर रहे हैं। ये चीज आई है जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं उनके लिए, तो ये डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। इसमें बात क्या किया गया है कि मान लीजिए कि किसी को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन उसमें सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। सॉरी। तो इसमें एसिम्टम्स में क्या बात की गई है कि जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उसमें क्या बात हुई है कि भाई जिसको भी इन्फेक्शन लगा है और उसमें सिम्टम्स नहीं दिख रहे, लेकिन वो स्प्रेडिंग करता है, तो ये स्प्रेडिंग रोकनी चाहिए, ठीक है, यही बात हो रही है। बाकी जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन है, फिर अपनी सलाइवा टेस्ट है, रैपिड टेस्ट है, एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट है, वो सारी डिस्कशन ऑलरेडी हमने कल कर ली है, तो आप वो कल का सेशन भी देख सकते हैं। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बतानी थी। फिर भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझ में ना आया तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
तो जय हिंद, वंदे मातरम। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।